हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई क्वांटा। तारीख है आज 16 ऑफ अगस्त यानी 15 अगस्त कल था और हमने 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया और मोदी जी 11वीं बार लगातार लाल किले पर झंडा फहराया और काफ़ी उनकी जो स्पीच है हमारे लिए काफ़ी जानकारी का एक तरीके से सोर्स होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि किन किन मुद्दों पर बात की, या टोटल ओवरऑल स्पीच भी आ सकता है। किसी भी फॉर्म में थोड़ा स्पीच रहे, थोड़ा आगे का जो विज़न है विकसित भारत का उसके बारे में बातें हो सकती हैं। तो किसी भी तरीके से कोई भी पैसेज आपके एग्ज़ाम में बन सकता है या किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। क्या क्या रहा, किन किन मुद्दों को, किन किन जो हमारा विज़न है 2047 में क्या है विकसित भारत, ठीक है, इसको ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है कि हमारा जो गोल है उसको कैसे हम अचीव करेंगे, ठीक है। तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे बात किया। रोड मैप क्या होने वाला है अपने देश का आगे आने वाले समय में, किन किन मुद्दों पे हम काम करने वाले हैं बेहतर तरीके से, एक पूरी तरीके से हम रिफॉर्म्स के प्रति कमिटेड रहने वाले हैं। इसको भी मोदी जी ने एक ब्लूप्रिंट बताया कि क्या क्या होने वाला है, किन किन चीज़ों को हम ध्यान देंगे और पूरी तरीके से हमारा फोकस होगा नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम होगा, यानी कि फालतू चीज़ें पे हम काम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना गोल अचीव करने के लिए विकसित भारत 100 जो जैसे कि 78th आपका इस बार हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया, जो हमारा 100वां स्वतंत्रता दिवस होगा। 1947 में हम आज़ाद हुए, यानी 2047 में 100 साल पूरा करेंगे और हम उस समय जो डेवलपिंग नेशन के कतार में हैं, लाइन में हैं, हम क्या हो जाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, ठीक है। 30-40 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकॉनमी होगी। तो किन किन मुद्दों पे यहाँ पे बात किया मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर ऑनर दोज हु सैक्रिफाइस देयर लिव्स फॉर द कंट्रीज फ्रीडम, उनको भी सम्मानित किया, उनको भी पूरी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की आज़ादी में बलिदान दिए, बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। और द कंट्री इज इन डेप्ट टू देम, मतलब उनका एक हम आभारी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया, ठीक है। और किन चीज़ों की बात हुई, सिंपैथी टू ऑल दोज अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर्स। अभी आपने देखा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ आपके, चाहे वो केरला में हो, तमिलनाडु में हो, बाढ़ से प्रभावित कितने सारे क्षेत्र हैं। वायनाड का इशू आपने देखा, नेचुरल डिजास्टर एक तरीके से साबित हुआ। बाकी देश में हर जगह बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोग क्या हुए, इससे प्रभावित हुए, ठीक है। तो उन सभी को जिन्होंने अपने परिवार को खोया, अपनी जान, या देखा जाए तो काफ़ी नुकसान हुआ धन जान का, तो उनके प्रति यहाँ पे मोदी जी ने पूरी तरीके से एक तरीके से क्या कहा है कि हम उनके साथ, उन देशवासियों के साथ हैं जो इसमें नुकसान हुआ उन्हें, और उनके दुख में पूरा देश साथ है, उसकी बातें की। और विकसित भारत तो देखा जाए तो सबसे बड़ा यहाँ पे बात हुई ही। और इसके बारे में इन्होंने क्या बोला, देयर आर नॉट मेयर वर्ड्स, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है कि हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे या 2047 में विकसित हो जाएंगे, उसके प्रति हम पूरा काम करेंगे, जिसमें 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का क्या है, एक्सपेक्टेशन है, सबके एस्पिरेशंस हैं, ठीक है। तो उस चीज को लेके हम काम करेंगे और देश को एक नया शेप देंगे। जो हमारा विजन है उसको पाने के प्रति उसको भी एक शेप देंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्या यहाँ पे इन्होंने बात किया, अच्छा आगे बढ़ना हमें, एड्रेसिंग द नेशन सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज होती है, तो उसको भी हम पूरा अच्छे तरीके से बना के रखेंगे। हर एक देश को सुरक्षित रखना, हर एक देश के नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना ही हमारा क्या है, धर्म और कर्तव्य है। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, अब अगर कोई देश हमारे ऊपर हमला कर देता है, देखो पहले क्या इन्होंने मोदी जी ने कहा कि जब देखो तब आतंकवादी मार के हमें चले जाते थे और हम देखते रहते थे, कोई कदम नहीं उठाते थे, बस जांच हो रही है। लेकिन अब हम सीधा, अगर हमें कोई मारता तो सीधा एयर स्ट्राइक कर देते हैं, या फिर आपका क्या कर दिया जाता है, हमला ही कर दिया जाता है। उस पार्टिकुलर देखिए अभी 2016 2020 वगैरह में जो भी हमले हुए, पुलवामा हो गया, अटैक वगैरह हुआ था, आप देखें तो उसका हमने बदला लिया, ठीक है, एयर स्ट्राइक वगैरह करके। तो यहाँ पे मोदी जी भी कह रहे हैं उन सभी दुश्मनों से, उन सभी आतंकवादियों से
या उनको जो चलाने वाले लोग हैं, उनको जो पनाह देने वाले लोग हैं, तो भी इस तरीके से सावधान रहें। हम पूरी तरीके से सुरक्षित अपने देशवासियों को रखेंगे और अगर हमारे साथ कुछ गड़बड़ किए तो उसका हम जवाब भी देंगे। ठीक है। साइटिंग द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से किया जा रहा है और हम इस चीज में भी काफी देखा जाए तो दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्रीज में हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी ग्लोबली देखा जाए तो इंडियन जो बैंक्स हैं वो रैंक पे हैं दुनिया भर में। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ना, ही पॉइंटेड आउट द इंडियन बैंक्स नाउ रैंक अमंग्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबली। ठीक है, ग्रोथ रेट वगैरह भी काफी बेहतर है। फिर उसके बाद इन्होंने बात किया स्पेस सेक्टर का, जिस तरीके से हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट ईयर देखिए हमने चंद्रमा पे कदम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में भी मोदी जी ने काफ़ी बात की कि किस तरीके से देश स्पेस सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये बोला गया कि मोदी जी ऑल्सो सेड हिज गवर्नमेंट हैज मेड मैनी रिफॉर्म्स, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी किए गए स्पेस सेक्टर में, जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन भी काफ़ी इसमें दिया गया, लिबरल भी रहा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस जो बहुत सारे थे उनको खत्म किया गया। स्टार्टअप्स काफ़ी बड़े लेवल पे खोले जा रहे हैं जो स्पेस सेक्टर के लिए ही काम कर रहे हैं, सैकड़ों स्टार्टअप्स। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है आपका स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ना और इसमें बेहतर परफॉर्म करना। और क्या कहा मोदी जी ने, यहाँ पे देख रहे हैं मेडिकल जो कॉलेजेज होते हैं जहाँ पे लोग आप देखते हैं बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें भी सीट वगैरह बढ़ाई गई है। 75,000 सीटों की संख्या बढ़ाई गई है जो अगले 10 सालों में, यहाँ पे देखो नहीं, लास्ट 10 ईयर्स में 1 लाख सीटें लगभग बढ़ी हैं और यहाँ पर भी सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो फिर एक तरीके से देखो वो सभी लोग जो डॉक्टर बनने के इच्छुक हैं तो परीक्षा दें, नीट वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह। भले आपका देखिए स्कैम हुआ इस बार, काफ़ी बड़े लेवल पे घोटाले हुए, पेपर लीक, उसके बाद आपने कंट्रोवर्सी देखा ही, उसके बावजूद भी चीज़ें यहाँ पे आगे बढ़ रही हैं और आप भी बढ़िए, आगे बढ़िए। और यहाँ पे क्या बात हुई, सेड दैट एज अ नेबर वी आर कंसर्न एंड होप फॉर नॉर्मैलिटी इन बांग्लादेश। जो बांग्लादेश में उथल पुथल चल रही है अभी, पड़ोसी होने के नाते भाई पड़ोस में देखो बांग्लादेश चल रहा है, वहाँ पे बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, तख्ता पलट हो गया, सरकार बदल गई, हसीना जो वहाँ की शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने देश छोड़ दिया। तो काफ़ी नो डाउट पड़ोसी हैं हम लोग, हर एक चीज़ से बायलैटरल रिलेशन होगा, जियो पॉलिटिक्स लेवल हर चीज़ गड़बड़ा जाता है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से आशा करते हैं कि सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, हमारा पहले से जो जिस तरीके से रिलेशन था चलता रहेगा। और उन्होंने महिलाओं के प्रति जो देखा जाए समाज में या पूरे देश में हमने कई सारे ऐसे अभी केसेस देखे जो चल रहा है, तो उसके प्रति भी यहाँ पे मोदी जी ने चिंता जाहिर की है कि इतना सब कुछ बेहतर हमारा जो देखा जाए तो महिलाओं के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सुरक्षा के लिए इतने ठोस कदम उठाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी इस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक भी है। तो उसके प्रति भी यहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि जो महिलाओं के साथ कुछ गड़बड़ होता है तो उसको देखते हैं कि मीडिया वाले, पूरा देश, सोशल मीडिया, सब लोग खड़े हो जाते हैं और उसको एक बड़ा हाइप भी मिलता है, लाइमलाइट भी मिलता है। ठीक है, सबको उसके बारे में पता चलता है और लंबे समय तक वो मैटर चलता है। जैसे इस समय कोलकाता रेप केस वगैरह आप देख रहे होंगे, तो उसी तरीके से जब अगर उस गुनाहगार को, उस अपराधी को सजा मिलती है तो उसको भी पूरी तरीके से हाइप बनाना चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि इस अपराध का दंड कितना कठोर होता है, कितना ज़्यादा रिगरस पनिशमेंट दिया जाता है। तो उसको भी एक पब्लिकली बताना चाहिए। ठीक है, तो सही बात होना भी चाहिए भाई। अब देखो तो नहीं है, मान लीजिए इसमें जिसने यहाँ पे अभी आपका जो चल रहा है मैटर यहाँ पे कोलकाता में, तो केस चलता जाएगा 2-4 साल बाद, चलो उसको वो ढेर सारी कठोर पनिशमेंट दे दी गई, फांसी का हकदार है सीधा उसको दे दिया गया, तो फांसी वगैरह चलो पता चलेगा, लेकिन थोड़ा कम सजा मिली तो पता चला कि उसको कोई जाना ही नहीं, कब सजा मिली, कहाँ है बेचारा, कैसे, क्या पता बेल पे ही छूट के आ गया हो बाहर। तो यहाँ मोदी जी कह रहे हैं उस सजा को भी बताना चाहिए ताकि सबको पता चले और डर भी अपराधियों के जहन में आए। ठीक है, और यहाँ पे मोदी जी ने क्या बोला, वेमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल। अच्छा, वही जो हमने बात किया ना, जो ये आज समय इंसिडेंट वगैरह चल रहे हैं, रेप एंड वायलेंस वगैरह का, तो उसकी वजह से काफ़ी चिंता यहाँ मोदी जी ने किया है। फिर उसके बाद
उनके बारे में भी यहां पे मोदी जी ने कहा, एड्रेस मैनी ग्लोबल कंपनीज वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड आस्क द स्टेट गवर्नमेंट टू compete among themselves टू अट्रैक्ट them। यानी इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया है मोदी जी ने, और कहा है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो भी ऐसे प्लान बनाएं, ऐसे अपना सिस्टम बनाएं कि बाहर की कंपनियां भी क्या करें, अट्रैक्ट करें फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मोदी जी ने भी कहा है कि मोदी जी ऑल्सो सेड द कंट्री नीड्स टू वर्क ऑन डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड। अपने यहाँ पे आप काम कीजिए, बेहतर कीजिए, अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज लाइए, डिजाइन बनाइए भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। भारत में डिजाइन बनाइए, वो भी दुनिया के लिए। ठीक है, डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह के बारे में आप जान ही रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट करना, स्किल बनाना। देखिए अगर आप टेक्नोलॉजी के में काफ़ी पीछे हैं तो उसको बेहतर करना, तो ये सब इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसके तहत यहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल को ज़्यादा से ज़्यादा हमें बढ़ावा देना होगा, और जो पूरी इकोनॉमी है हमारी, अर्थ शास्त्र के थ्रू जो हम आगे बढ़ाते हैं हर चीज़ को पढ़ के, तो उसका एक नाम दिया है ना, अर्थतंत्र। ठीक है, तो इकोनॉमी हमारी बेहतर होगी और आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे देखिए मोदी जी ने भी एक अपना सपना देखे हैं और उस पर भी काम चल रहा है कि खेल के क्षेत्र में ओलंपिक, जो इस बार देखिए पेरिस ओलंपिक हुआ 2024 का, तो 2036 का ओलंपिक अपने देश में कराया जाए, ये भी पूरी कोशिश की जा रही है। अंबानी जी भी देखिए गए थे पूरा परिवार वाले, तो वहाँ पे भी अपनी पेशकश वगैरह किए हैं। तो देखिए ओलंपिक हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और दुनिया भर के एथलीट्स आएंगे। खैर हमें भी इसमें बेहतर करना होगा। 6 मेडल सिर्फ हम इस बार जीते हैं 142-45 करोड़ की जनसंख्या में, जो कि काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन है। खुद भी बेहतर करिए तो हमें और चांसेस मिलेंगे ऑर्गेनाइज करने के। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी यहाँ पे बात हुई। मोदी जी के द्वारा कहा गया कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और जिसका नाम होगा सेकुलर सिविल कोड। ठीक है, सेकुलर सिविल कोड, ना कि कम्युनल सिविल कोड। ठीक है, जिसमें सबके लिए बिना भेदभाव के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के एक समान कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि एक सेकुलर सिविल कोड कहलाएगा। ठीक है, तो इस पे चर्चा करनी चाहिए इनके अनुसार। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। अब आगे बात होगी अगले आर्टिकल की, जो काफी इंपॉर्टेंट है और बात करेगा आपका एयर पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के बारे में, और बढ़िया टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। हाउ कैन ट्रैफिक विच कॉजेज एयर पॉल्यूशन बी कंट्रोल, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं हम किसको, जो ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन होता है। कितनी गाड़ियां हैं आप देख ही रहे हैं, देश में सबसे ज़्यादा गाड़ियां दिल्ली मुंबई में पूरा भरा है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गाड़ियां अपने देश में ही हैं। ठीक है, तो नो डाउट उनसे धुएं वगैरह, जो अब तो देखिए सीएनजी वगैरह काफ़ी हद तक सरकार कोशिश करती है कि हाउ टू कंट्रोल, किस तरीके से कंट्रोल कर सकें। तो गैसेस, सीएनजी गैसेस वगैरह हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी, सब चीज़ को बढ़ावा मिल रहा, प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखा जाए तो पॉल्यूटेड सिटी के मामले में दुनिया के अगर 100 देशों को उठाएं तो 83 कंट्रीज, 83 आउट ऑफ 100 कंट्रीज टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड जो सिटीज हैं वो इंडिया में ही है। और इन पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से मर रहे हैं, ओनली एयर पॉल्यूशन, देयर आर सो मेनी, देखिए आप टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन से मरने वाले लोगों की जो संख्या है 2.1 मिलियन डेथ एनुअली, ये सब डेटा वगैरह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लगभग यहाँ पे 20 से 21 लाख लोग मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एयर पॉल्यूशन। गंदी हवा आ रही है, गंदी गैसें आ रही हैं। देखो मास्क वगैरह लगाना कितना मैंडेटरी कर दिया गया था कोरोना का, तो मैं तो कहता हूँ कोरोना के समय मास्क लगाए तो ठीक है वायरस से बचने के लिए, लेकिन जो पॉल्यूशन इतना गंदा है, वातावरण हमारा एनवायरमेंट इतना गंदा है, उससे भी कितने लोगों की जान बची होगी। ठीक है, तो एक साथ दो काम हुआ, बड़ा अच्छा लगा मुझे। 12% ऑफ द इंडिया CO2 एमिशन आर फ्रॉम द रोड ट्रांसपोर्ट, यानी जो टोटल आपका क्या होता है CO2 एमिशन होता है, वो 12% सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है, जिसमें जो बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स वगैरह आते हैं, ये PM 2.5 का कंट्रीब्यूशन रहता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो इसके लिए आपकी एजेंसी है, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हैज़ डेवलप्ड कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, तो इसमें कई सारे उन्होंने मापदंड भी रखे, नॉर्म्स रखे हैं कि पुरानी गाड़ियाँ हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, या उसको मॉडिफाई करना, चेंज कराना, मतलब जो एक ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एमिशन वगैरह ना करे या मिनिमम करे।
तो उसके लिए यहाँ पे टारगेट वगैरह भी रखा है, रिड्यूस करना, नॉर्म्स टू रिड्यूस व्हीकल एमिशंस विद टारगेट सेट फॉर 2027 से 32 और 32 से लेके 37 तक। ठीक है। और सरकार अपना अलग से पॉलिसी वगैरह भी रखती है ना, स्क्रैपेज पॉलिसी वगैरह, कि इतने टाइम पीरियड, जैसे बोला नहीं जाता 10 साल 15 साल आपकी गाड़ी की उम्र है, इतने 2016 के बाद बंद हो जाएगी, 20 के बाद, तो ये नियम रखा जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम कर सकें, फिटनेस बेहतर हो, गाड़ी की एमिशंस काफ़ी टेस्ट होते रहें, कि ताकि उससे आप क्या कार्बन एमिशन या उसके गैसेस वगैरह ना रखें। इन सब मामलों में एक बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र वगैरह हो गए। तो फॉर इफेक्टिव एयर पॉल्यूशन कंट्रोल देयर मस्ट बी ए स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन, एक कठोर देखा जाए तो इसके लिए कानून भी होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बड़े कठोर रूप में होना चाहिए, यानी उसका सही तरीके से पालन होना चाहिए। ठीक है, तभी तो सुधार होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी पॉल्यूशन को कम करने में मदद करेंगी। ठीक, नेक्स्ट, इंडिया इमर्जिंग एज अ ग्लोबल हब फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि अपने कल के भाषण में कि जो भारत है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और दुनिया में हब बना हुआ है, स्पेशली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्ट वगैरह हम काफी ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। और यहाँ पे डेटा आपके सामने है, 21,000 करोड़ हमने एक्सपोर्ट किया है, डिफेंस एक्सपोर्ट किया है 2023 में, जो कि 32.5% आपका बढ़ा है। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर डेटा है और खुशी की बात है। ठीक है, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप इंक्लूडिंग नोटिफाइंग सेवरल पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट दैट इंश्योर ओवर 56 आइटम्स विल बी प्रोक्योर्ड एक्सक्लूसिव फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्रीज। और यहाँ पे देख रहे हैं 78% इंक्रीज हुआ डिफेंस एक्सपोर्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24-25 में, अगर देखा जाए 23-24 से कंपेयर करके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर रेफरेंस इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स टू द टेररिज्म इंक्लूडिंग द 2016 की स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, इनका भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मोदी जी ने। और उसके साथ हाईलाइट किया द रोल ऑफ वीमेन। मिस्टर मोदी एम्फेसाइज देयर इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप इन वाइटल सेक्टर इंक्लूडिंग द मिलिट्री एंड स्पेस सेक्टर्स, इनकी भी पार्टिसिपेशन की काफ़ी बात किया है। वीमेंस पार्टिसिपेशन इज मस्ट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। हर एक क्षेत्र में जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना जेंडर गैप कम होगा और हम आगे बढ़ेंगे कंधे से कंधा मिला के। काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे हो रही है। एंड ऑब्स्टिनेट रिफ्यूजल टू फोकस ऑन वेलफेयर, मेनली बात किस पे की गई है, आपकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है सरकार के द्वारा, जो वनरेबल सेक्शंस हैं, जो देखा जाए ना, जैसे मनरेगा हो गया, मिड डे मील स्कीम वगैरह हो गया, ठीक है, तो देखा जाए कितने लोग इसमें आश्रित हैं। तो यहाँ पे इस बार का जो बजट आया है तो कम एलोकेशन हुआ है, उतना कम ध्यान दिया गया है। या कंपेयर किया जाए शुरुआत में जब गवर्नमेंट आज की रूलिंग पार्टी जिसकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट जब बनी आपकी 2014 में, तो उसके बाद एलोकेशन जिस लेवल पे थे उससे काफ़ी डिक्लाइन हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकली इवेलुएट किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है कि यूनियन बजट हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर फेलिंग टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन द क्रिटिकल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं सरकार की, जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, वनरेबल सेक्शंस हैं, ठीक है, जिनको दो वक्त की ढंग की रोटी नहीं मिलती है, तो उनके लिए जो आपकी स्कीम वगैरह थी लाभ मिले, तो उसमें कटौती भारी हुई है। इसकी वजह से चिंता यहाँ पे दिखाया गया। इवन दो अबाउट 34% ऑफ द पॉपुलेशन, देख रहे हैं देश की जनता की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की 34% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है जो सरवाइव करती है लेस देन 100 रुपी पर डे। इतने का तो आप फुल प्लेट मोमोज खा जाते हैं एक दिन में, लेकिन हमारे देश की 34% लगभग देखा जाए तो कितना, 50 करोड़ मोटा मोटी मान लीजिए, 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 100 रुपया पर डे उनकी इनकम है, उसमें सरवाइव करते हैं, जीते हैं। उसमें आप देखिए कहाँ कैसे जीवन कैसे कटेगा। 250 रुपये किलो दाल हो गई है, चावल हो गया इतनी महंगे, और कोई चीज़ सस्ता है ही नहीं, ठीक है, तो हर चीज़ महंगी, तेल महंगा, हर चीज़ मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ महंगी है। तो कैसे यहाँ पर अगर महीने का देख लो 3,000 रुपये में क्या हो पाएगा। अगर जिसके घर 4-5 परिवार गांव वगैरह में जो गरीब है तो उनके पास तो ज़्यादा ही आप देखोगे क्या है, बच्चों की या लोग की संख्या है, तो कैसे पूरा हो पाएगा। एंड ओवर 81 करोड़ लोग हैं जो
फ्री फूड ग्रेन्स पे आधारित है। मोदी जी ने देखिए बोला था 80 करोड़ लोगों को फ्री ग्रेन्स वगैरह मिलेगा, तो उसी की बात हुई है। की वेलफेयर स्कीम्स लाइक मनरेगा एंड NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और मनरेगा जो आपकी MG नरेगा है जिसके तहत देखिए काम करने के लिए सरकार योजना बनाई थी, हैव सीन देयर बजट एलोकेशन कंटिन्यूअसली फॉल एज अ शेयर ऑफ GDP सिंस 2014 एक्सेप्ट फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक ईयर। उसको छोड़ दें 2019 का तो काफी डाउन हुआ है आपका मनरेगा NFSA में आपका एलोकेशन। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम प्रोवाइडिंग मॉनेटरी सपोर्ट टू वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक विडो, एल्डरली, disabled individuals below the poverty line saw no increase in its allocation and has halved as a share of GDP since 2014-15। यानी जो ऐसे प्रोग्राम बनाए गए हैं जिसमें लोगों को सरकार की तरफ से क्या मिलते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि जो विधवा पेंशन वगैरह हो गया या जो आपका सीनियर सिटीजन्स भत्ते वगैरह मिलते हैं, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो BPL वगैरह हैं, तो उनको जो आपका इस प्रोग्राम के तहत सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत भी यहाँ पे काफ़ी कम एलोकेशन हुआ है। देखा जाए तो हाफ एज अ शेयर ऑफ GDP सिंस 2014। More than 50% of the children under the age of 5 suffers from the chronic malnutrition। ठीक है, इसके भी यहाँ पे शिकार हुए हैं 50% ऑफ द चिल्ड्रन। टोटल बच्चों का देखा जाए तो उसमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल के कम उम्र के हैं या 5 साल तक हैं, वो सफर कर रहे हैं काफी लो लेवल मॉल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण के शिकार को आपका देखा जाए तो जितना चाहिए डाइट वो नहीं मिल पा रहा है। एंड एनीमिया रेट्स भी काफी बढ़े हैं इंडियन वीमेन और चिल्ड्रन में, जिसकी वजह से ग्लोबल एवरेज जो है उससे भी हमारे यहाँ रेट ज्यादा है। तो काफी चिंताजनक यहाँ पे बात की जा रही है। उसके साथ साथ जो बजट एलोकेशन हुआ है फॉर द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 एम्ड एंड टैकलिंग चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एंड हंगर, जिसका मेन एम होता है, उद्देश्य होता है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 का, कि जो माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो पाए लोग, उसको टैकल करना, लोगों को आपका प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो ये भी डिक्रीज किया गया है, डिक्लाइन हुआ है बाई मोर देन हाफ सिंस 2014। मतलब देखा जाए तो सब में आधे से कम आपका एलोकेशन हुआ, जो कि काफी निराशाजनक। मिड डे मील स्कीम जो देखा जाए तो जो आपके जो बच्चे हैं गांव वगैरह में या जो आपके प्राथमिक विद्यालय वगैरह में पढ़ते हैं, तो सरकार ने योजना 1995 में ही शुरू किया था कि बच्चों को लंच वगैरह स्कूल में ही दिया जाएगा फ्री। तो इसी बहाने पर देखो बच्चे भी पढ़ने जाते तो भाई खाने पीने की सबको तकलीफ रहती थी, तो इसके में भी कटौती की गई है। लगभग यहाँ पे देख रहे हैं 12 करोड़ बच्चे कवर होते हैं और यहाँ पर भी फंड को हाफ कर दिया गया है सिंस 2014-15 के कंपेरिजन। तो ये क्या करेगा, अफेक्टिंग इट्स एबिलिटी टू एड्रेस मॉल न्यूट्रिशन एंड हंगर अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो भाई खाना पीना नहीं मिलेगा या उसमें भी कटौती होती है, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, उस लेवल का खाना पीना नहीं मिलेगा, कहीं भी कुछ गड़बड़ कभी कुछ गड़बड़, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बच्चों को दिक्कत देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात एजुकेशन, शिक्षा ही सब कुछ है, उसमें अगर आप कटौती करते हैं तो फिर आप समझ रहे हैं कि देश के साथ, हम तो कहते हैं गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों के साथ नहीं देश के साथ, क्योंकि देश के भविष्य ये छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ आप गद्दारी टाइप मेरे हिसाब से कर रहे हैं। द शेयर ऑफ सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों मिला देखा जाए तो इन GDP हैज यहां पर भी डिक्लाइन हुआ। 0.37% इन 2040 में था, अब 0.22 हुआ, आधा यहां पर भी हो गया है। रेजिंग कंसर्न अबाउट द एजुकेशन क्वालिटी एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट एलोकेशन फॉर द हेल्थ मिनिस्ट्री सॉ अ स्लाइट इंक्रीज हुआ है बट रिमेन्स इनसफिशिएंट है। मतलब एलोकेशन इंक्रीज हुआ है, चलो ठीक है, कुछ बेहतर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, दवाइयों में। अभी भी सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल वगैरह में देखिए दवाई इलाज काफ़ी हद तक फ्री होता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज वगैरह महंगा होता है, तो वहाँ पे लोगों को अपने जेब से पैसा देना पड़ता है। और जब यहाँ पे एक आम इंसान पैसे देगा जेब से, तो फाइनली वो कहाँ जाएगा, गरीबी का शिकार हो जाएगा या फिर उसके पास धन ही नहीं बचेगा। तो फाइनली ओवरऑल देखा जाए तो बजट एलोकेशन फॉर द वेलफेयर एजुकेशन एंड हेल्थ स्कीम हैज डिक्रीज फ्रॉम 2.1% ऑफ GDP 2014 में था, वो घट के आ चुका है 1.53% दिस ईयर, हाईलाइटेड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फिजिकल स्पेस ड्यू टू कॉर्पोरेट टैक्स कट्स। कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह घटा दिए तो यहाँ पे सारा गुस्सा उतारा जा रहा है बेसिक्स
वेलफेयर स्कीम में। तो ये एक तरीके से काफ़ी चिंताजनक है, नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर भी फ्रीडम नोट्स रिलेटेड टू इस बार का जो मोदी जी का स्पीच रहा, उसमें उन्होंने कई सारी चीज़ों को मेंशन किया था। तो देखोगे आपके आर्टिकल में बगल में दिया गया है किन किन चीज़ों पे बातें हुई है। इंडिपेंडेंट स्पीच पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन। मोदी जी कहें हर 3 महीने में 5 महीने में इलेक्शन ही होता रहता है, इसी में सब लोग भी जीते हैं, तो काम कब करेंगे। इसीलिए वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक साथ ही आपके लोकसभा के इलेक्शन और आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन साथ में ही हो जाया करेंगे, तो बेहतर रहेगा। और इंक्रीज सेफ्टी ऑफ वीमेन, इसको भी बड़े लेवल पे फोकस किया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा ही हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। ठीक है। और मोदी मेंशन्स अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज द इकोनॉमी रिफ्लेक्टिंग बीजेपीज व्यू ऑन रिसेंट रिपोर्ट बाय हिंडनबर्ग रिसर्च, वगैरह भी आई ना। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इल्ज़ाम वगैरह लगाया है कि यहाँ पे देख रहे हैं सेबी के जो हेड हैं उनका पैसा वगैरह कैसे जांच पड़ताल में काफ़ी ज़्यादा अडानी की जो कंपनी वगैरह थी उन्हीं को ही जिम्मेदारी दे दी गई जो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ वगैरह किया गया है। तो मोदी जी यही बोले हैं कि भाई जो ये सब आपका इल्ज़ाम वगैरह लगता है पोजीशन के द्वारा, तो इसको साजिश के तहत ना माने, साजिश का एक हिस्सा भी मान सकते हैं कि हमें सरकार न चलाने दिया जाए, हमारे ऊपर इल्ज़ाम वगैरह लगाया जाता है। मोदी जी एक्सप्रेस होप फॉर पीस, बांग्लादेश में जो स्थिति है उसके लिए भी यहाँ पे उन्होंने आशा की है कि सब कुछ बेहतर होगा। कुछ इशूज़ पे भी सवाल उठाए गए भी, आपने कल देखा स्वतंत्रता दिवस पे आपके राहुल गांधी जी को पीछे बैठाया गया 5वें रो में, तो उसके लिए भी अपोजिशन ने क्रिटिसाइज़ किया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में बात की गई है। मोदी जी ने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अकाउंटेबल हैं, देश के नागरिक हैं और आपका कर्तव्य है सबको एक साथ विकास करना होगा। यहाँ पर बात हो रही है डच इंडिया लैक ए स्पोर्टिंग कल्चर आउटसाइड क्रिकेट। क्रिकेट को ही हमारे यहाँ धर्म माना जाता है, बाकी सबको छोटे छोटे धर्म माने जाते हैं। तो क्या क्रिकेट ही सब कुछ होगा जो कुछ चुनिंदा कंट्रीज ही खेलती हैं? ग्लोबल लेवल पे परफॉर्मिंग जो होती है ओलंपिक्स में, वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो रहता है और काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन। आउट ऑफ देखिए 6 मेडल आए, 40-40 गोल्ड मेडल आपके जीते यूएस वाले और चाइना वाले। तो ऐसा क्या है, ऐसा कहाँ कमी है जो हमें सुधार की आवश्यकता है? सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में ही क्यों? तो ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट है, पूरा स्ट्रक्चर है, उसको बेहतर बनाया गया है, इसलिए क्रिकेट देखिए आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी जी के जो अदर गेम्स वगैरह हैं उसमें भी रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है और उसका मैनेजमेंट जो पूरा सिस्टम है उसको भी हमें बेहतर करना होगा। हम अलग अलग देखिए खेलो इंडिया वगैरह प्रोग्राम भी इनिशिएट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट आए, यंग टैलेंट आए। ठीक है, अंडर 15 अंडर 20 किया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और उनको ट्रेंड करके हम इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली परफॉर्म करवाएं, ओलंपिक्स में जाएं। साइंटिफिक सपोर्ट, बेटर न्यूट्रिशन होना चाहिए, रिकवरी सिस्टम होना चाहिए सभी एथलीट्स के लिए ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके, ओलंपिक में हमारे लिए मेडल ला सके। तो इन्हीं सब बातों की जिक्र यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे भी नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि आप सिर्फ खेल इसी पर्पज से न ज्वाइन कीजिए कि कुछ उसमें अच्छा परफॉर्म कर लिए, नहीं भी कर लिए आपका कोटा हो जाएगा और आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इसलिए कीजिए कि आपको बेहतर करना है और देश का नाम ऊंचा करना है। ये सब सारी बातें हैं, बाकी और भी 2-4 आर्टिकल्स होंगे, उनको भी पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे कवर कर लिया गया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सेशन को। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।